ओके, नाउ दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। मेरी गलती है, ओके, मैंने ऑन नहीं किया, ठीक है बच्चों। चलिए, I नॉट sin ओमेगा t, तो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब हम इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस सी। इसके लिए क्या करना है, जैसे सबसे पहले ये एक्स एक्सिस हो गई, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप ये जो एंगल होता है साइन थीटा, इसका मतलब ये एंगल आपका कहां से बन रहा है, एक्स एक्सिस से बन रहा है, यही तो बोलते थे अपन, ठीक है ना। सर इज द वीडियो अपलोडेड ऑन यूट्यूब, अभी तक तो नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में कर देंगे, ठीक है ना, डोंट वेरी। तो आपका जो वोल्टेज है, दैट वोल्टेज इज मेकिंग ओमेगा टी एंगल विद द एक्स एक्सिस। आपका जो वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे बन रहा है, ओमेगा टी एंगल पे बन रहा है, और करंट कितना बनाना है, ओमेगा टी एंगल बनाना है। तो करंट की लाइन भी क्या है, उसी लाइन का लॉन्ग आएगी ओमेगा टी पे, ओमेगा टी पे क्या होगी, करंट होगी। तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, 0 डिग्री हो गया। तो देयर इज 0 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये अब देखो इस डायग्राम में जिस लाइन पे भी आ रहा है उसी लाइन पे हम लाइन दिखा रहे हैं। हालांकि आई की पीक वैल्यू को थोड़ी सी कम शो कर रहे हैं, ये हमारी बी की पीक वैल्यू हो गई और ये आई की पीक वैल्यू हो गई। दिस इज आई नॉट एंड दिस इज वी नॉट, इज इट विजिबल, और ये वाई एक्सिस ध्यान रखिएगा, दिस इज वी नॉट, दिस इज आई नॉट। अब दोनों एक साथ आपके मैक्सिमम हो रहे हैं, एक साथ ही मिनिमम हो रहे हैं, और एक साथ ही आपके गेन हो रहे हैं। तो इसीलिए इनके बीच में क्या हो रहा है, फेज डिफरेंस 0 डिग्री चल रहा है, तो दोनों का एंगल एक साथ एक जैसा हो रहा है। पीक वैल्यू में डिफरेंस आएगा ड्यू टू द रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से फेजर डायग्राम बनता है, दिस इज द फेजर डायग्राम। किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अपन कुछ रोटेटिंग वेक्टर से शो करते हैं। तो जिन रोटेटिंग वेक्टर से अपन उनको शो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द फेजर डायग्राम। उनको अपन क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। अच्छा एक बात और, इस स्टूडेंट्स इस चैप्टर के हमारे एईएस का जो मॉड्यूल है वो भी अपलोडेड है आपके स्कूल की वेबसाइट पे, जाके आप देख सकते हैं बच्चों। बाकी चैप्टर के तो ओपन नहीं हो रहे थे, लेकिन इस चैप्टर का ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर का एईएस का मॉड्यूल जो है वो ऑलरेडी आपके वेबसाइट, अपनी नंबर 4 स्कूल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे ई कंटेंट लिंक करा राइट साइड में, वहां पे क्लास 12 पे आप जब क्लिक करेंगे और उस पे फिजिक्स सब्जेक्ट पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि एसी चैप्टर के 4 चीजें मिलेंगी आपको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीडीएफ फाइल, हैंडआउट बोलते हैं उसको, और एक ऑडियो फाइल मिलेगी आपको, मतलब जिस टीचर ने वो बनाया, मैंने नहीं बनाया, वो किसी और टीचर ने बनाया, दूसरे एएसएस के सर ने बनाया, और वर्कशीट आपको हम अलग से देंगे, आपको वही करनी है, वो वाली वर्कशीट आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन वो भी पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना, उसको आप डाउनलोड करके अपने नोट्स इस चैप्टर के बनाओ, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, पूरा डेरिवेशन, पूरे थ्योरी वगैरह सब बता रखी है, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा कि उस पीपीटी को यहाँ पे शो करूँ आपके सामने, गूगल मीट क्लास में भी हम उसको शो करेंगे, लेकिन मैं पहले मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ कि मैं कैसे चैप्टर पढ़ाता हूँ, क्या है कि दूसरी पीपीटी में बाद में चलाऊंगा, पहले मैं आपको ये बता दूं मैं कैसे चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। और वीआई ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, वीआई ग्राफ आप इसका एलजी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये डॉटेड वाला जो है ये तो आई हो गया, दिस इज आई नॉट, दिस इज पीक वैल्यू पी बी नॉट, दिस इज टाइम एंड दिस इज v ऑब्लिक i, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दिस इज vi, दिस इज वोल्टेज, देखो एक साथ मैक्सिमम हो रही है, एक साथ, तो फेज डिफरेंस ही नहीं है। तो रेजिस्टिव वाला सर्किट तो एग्जाम में ऐसा आता भी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ we take second circuit, इंडक्टर सर्किट। हम क्या लेते हैं, इंडक्टर, इसको बहुत ध्यान से समझना है, इंडक्टर सर्किट।
मतलब व्हेन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर मतलब उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, उसके कारण हो रहा है। उसमें रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रॉन का कोलिजन वाला कांसेप्ट नहीं है। हालांकि प्योर इंडक्टर आइडियली हम बोलते हैं, प्रैक्टिकली प्योर इंडक्टर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो जो रेजिस्टिव इफेक्ट होता है उसको हम जीरो नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, आइडियल इंडक्टर एक इमेजिन ही, मतलब अपन आइडियली होता है, वो प्रैक्टिकली नहीं होता है, मतलब आइडियल इंडक्टर बस, ठीक है ना। अपन थ्योरेटिकली कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लैब में अपन आइडियल इंडक्टर नहीं बना पाते, क्योंकि रेजिस्टिव इफेक्ट वहां पे कुछ तो रहेगा, कम भी हो लेकिन रहेगा। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है ना। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडक्टर सर्किट, ठीक है ना। बाकी आप लोग राइट डाउन करते रहिए बोर्ड से, क्लास रिकॉर्ड हो रही है वैसे तो V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने वोल्टेज लगाया। अब की बार ये इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब क्या होगा, ये वेरिएबल करंट है, वोल्टेज कैसी है, वो वेरिएबल वोल्टेज है। तो दिस वेरिएबल वोल्टेज, this variable voltage is there and this variable voltage will change the magnetic flux associated with the coils। इस वेरिएबल वोल्टेज के कारण इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाने से क्या होगा, इंड्यूस वोल्टेज इसमें डेवलप होगा, इंड्यूस करंट इसमें डेवलप होगा, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे अपन ने लगाया, इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस L dI/dt। यही था ना सेल्फ इंडक्टेंस में, अभी भी 6 चैप्टर में पढ़ाया था थोड़े दिन पहले। तो सेल्फ इंडक्टेंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, माइनस L dI/dt, सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना था। आई थिंक आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, पूरी तो थोड़ी देर बाद ही समझ में आएगी कि ये हमने वोल्टेज लगाई, ये वोल्टेज आपकी टाइम के रेस्पेक्ट में पीरियोडिकली चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में। तो इस वोल्टेज के लगाने से यहाँ पे इस कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनसे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाने से क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ डेवलप होगा। और दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड बैक ईएमएफ क्या करेगा, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल है उनको सेम रहने देगा या नहीं रहने देगा, अभी हमें नहीं पता। अब हम ये देखते हैं कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के पैदा होने से क्या होगा। तो अपन निकालते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द करंट। क्या निकालते हैं बच्चों अपन, वी फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। तो एक्सप्रेशन ऑफ करंट निकालते हैं, ठीक है। देखो अपन लिख सकते हैं बाय किरचॉफ लॉ, किरचॉफ की भी आगे देखो इसके अंदर, किरचॉफ का इतना ही है कि क्लोज सर्किट में सभी वोल्टेज का सम क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे दो वोल्टेज हो गई, एक आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज, दिस इज सोर्स वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड एज द सोर्स वोल्टेज और एक्सटर्नल वोल्टेज, और एक हो गया आपकी इंड्यूस वोल्टेज। तो दोनों का सम क्या हो गया, जीरो हो गया, V प्लस E इक्वल्स टू जीरो। देन V नॉट साइन ओमेगा t माइनस L dI/dt इक्वल्स टू जीरो, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो we can write L dI/dt equals to V naught sin omega t। तो di equals to क्या हो जाएगा, V naught upon L sin omega t dt, और टोटल करंट के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो I equals to V naught upon L बाहर आ गया, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos ओमेगा t माइनस का आएगा, अपॉन ओमेगा t आएगा। यस, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है सबको बच्चों, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। माइनस V नॉट अपॉन ओमेगा L, ये ओमेगा L के साथ आ गया। एक्चुअली इस माइनस को मैं यहां लिख देता हूं। यस, तो अब आप देखिए ये, और V नॉट अपॉन ओमेगा L का अपन लेते हैं I नॉट, दैट इज कॉल्ड एज
मैक्सिमम करंट, इसको क्या बोल देंगे अपन, मैक्सिमम करंट। तो वी कैन राइट I इक्वल्स टू I नॉट इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास करंट का इक्वेशन आ गया। बताइए डेरिवेशन में डाउट हो तो पूछिए मेरे से। यदि इस डेरिवेशन में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। क्लियर वर्षा? और भी बच्चे बोलिए यस। यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो इस डेरिवेशन में, नो डाउट। डाउट वाले बोले, नो वाले मत बोले भले। डाउट वाले बच्चे बोले। किसी ने भी नहीं बोला है, सबको क्लियर हो गया डेरिवेशन ये? ठीक है, अभी तक ये आचर और आकृति नहीं आई है, मुझे दिमाग में सब फिटर मेरे है, कौन बच्चा नहीं आया कौन बच्चा आया है। खुशी सुखवाल, खुशी सुखवाल इज देयर? खुशी सुखवाल नहीं बोल रही है ना? खुशी सुखवाल, अनम्यूट योर माइक इफ यू आर देयर। खुशी सुखवाल भी एब्सेंट है मतलब, यस। खुशी सुखवाल, आकृति एंड आचरण शर्मा, ओके। और भी बच्चे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, सबको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया है? यस, नो डाउट लिख रहे हैं सब बच्चे, बहुत अच्छी। तो हमारे पास देखो दो बातें आई, एक तो हमने I नॉट किसको लिया, V नॉट अपॉन ओमेगा L, और हमारे पास करंट का इक्वेशन आया I नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी। देखो तुम तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, एक बात जानते होंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा को ओमेगा टी ले लेते हैं क्या होता है, cos थीटा होता है नहीं होता है? sin पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना? वेरी गुड, दिवांशी जैन बोल रही है, वेरी गुड। अब दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो माइनस cos ओमेगा टी क्या होगा, ये वाला माइनस जब sin के अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कर देगा नहीं कर देगा? तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस ओमेगा टी को लिख सकते हैं sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं क्या? यस। तो I का वैल्यू आ जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यस दिस इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यस। क्या हुआ बेटा, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? वो आवाज कहां से आई, किसी और की आई थी? इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको, इंटरफेरेंस आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो वोल्टेज की इक्वेशन है हमारी ओमेगा टी। देखो अब आप देखो यहाँ पे ये सिद्धेश शर्मा, वर्षा, सब बच्चे और सभी बच्चों को ये फील हो गया होगा कि अब इंडक्टर वाले सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम, सॉरी वोल्टेज और करंट का फेज एंगल सेम नहीं है। यस, यही बात हम बताना चाहते थे। और क्यों हुआ ये काम, इस बैक ईएमएफ के कारण हुआ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना, ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया इन सेल्फ इंडक्टेंस के फिनोमेना के कारण। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने क्या किया, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल को सेम नहीं रहने दिया। यदि किसी टी टाइम पर वोल्टेज का फेज एंगल ओमेगा टी होगा तो उतने ही टी टाइम पे करंट का होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्या होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी करंट क्या हो गई, पाई बाय 2 पीछे हो गई, लैग कर रही है, व्हाट वी कैन से। तो देखो एक बात और ध्यान रखना, एक बात इंपॉर्टेंट बताऊं, ध्यान रखना बच्चों, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो कभी भी वोल्टेज और करंट का जो फेज डिफरेंस निकालेंगे ना, तो उसमें से हमेशा ध्यान रखना वोल्टेज के फेज एंगल में से करंट के फेज एंगल को माइनस करना। अब आप सोच रहे हो इससे क्या फर्क पड़ता है, आ रहा तो पाई बाय 2 ही है। नहीं, कई बार आप ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फेज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टर सर्किट, और वहां पे दो ऑप्शन देगा, प्लस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2। अब आप चक्कर में पड़ गए, बोले यार पाई बाय 2 होता है, प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 पता कैसे लगाना? तो वो प्लस माइनस का पता ऐसे लगाना कि आपको वोल्टेज को कॉज, वोल्टेज कॉज होता है और करंट इफेक्ट होता है उसका।
सही बोल रहा हूं ना मैं? आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा सबसे पहले वोल्टेज लगता है। बिना वोल्टेज से करंट आएगी क्या? नहीं आ सकती। तो वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट। तो जब भी हम फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वोल्टेज के फेज एंगल में से करंट के फेज एंगल को माइनस करते हैं, और उसमें फिर हम देखते हैं साइन प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। यानी कि यहाँ पे अपन लोग निकालेंगे वी आई फेज डिफरेंस, तो वोल्टेज का फेज एंगल माइनस करंट का फेज एंगल, तो दैट इज प्लस पाई बाय 2। वैसे आएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि इंडक्टर, प्योर इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस आएगा प्लस पाई बाय 2। प्लस पाई बाय 2 का मतलब हो गया वोल्टेज का फेज एंगल ज्यादा है, करंट का फेज एंगल कम है। यानी कि वोल्टेज आपकी क्या कर रही है? लीड कर रही है, आगे चल रही है, ज्यादा है ना, पॉजिटिव है, तो वोल्टेज इज लीडिंग। अब दो बातें, एक ही बात है ना, दोनों बातों का मतलब एक ही है। मैं चाहे ऐसे कह दूं कि वोल्टेज इज लीडिंग बाय पाई बाय 2 एंगल विद करंट, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि करंट इज लैगिंग बाय पाई बाय 2 एंगल विद वोल्टेज, बात तो एक ही हुई ना भाई बच्चों, हुई कि नहीं बताइए? वोल्टेज इज लीडिंग विद पाई बाय 2 एंगल विद करंट, और आई से करंट इज लैगिंग, लैगिंग मतलब पीछे चलना। जी सर, क्या बात है, हिंदी दिवांशी जी हिंदी बोल रही है भैया। यस दिवांशी जी, दिवांशी, ओके वेरी गुड। तो वोल्टेज इज लैगिंग विद करंट, सॉरी वोल्टेज इज लीडिंग विद करंट एंड करंट इज लैगिंग विद वोल्टेज। ठीक है, तो दैट इज, तो स्टूडेंट आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई कि इन प्योर इंडक्टर सर्किट, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। इन प्योर इंडक्टर सर्किट वोल्टेज लीड्स बाय करंट थ्रू एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने लीड लिख दिया तो ऑटोमेटिकली है, प्लस ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो माइनस भी नहीं है, माइनस कुछ भी नहीं है, मतलब ओनली पाई बाय 2 है। ठीक है, तो वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाय 2 लीड करती है, और यू कैन राइट करंट लैग्स बाय पाई बाय 2। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज जो होती है वो करंट से पाई बाय 2 एंगल आगे रहती है। अब आगे रहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया है कि जैसे आपने वोल्टेज लगाया तो बैक ईएमएफ क्या करेगा? करंट को रोकने, करंट को क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इस बात का मतलब क्या है कि वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 एंगल आगे चलती है। मैं इसका मतलब समझाता हूं, लेकिन पहले मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक टॉपिक आता है इसी सर्किट के अंदर है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस अभी हमने बोला था कि करंट फ्लो का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। बस वही है करंट फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन इंडक्टिव सर्किट में। अभी ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो रहा है? बैक ईएमएफ से हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक कोलिजन वाला कांसेप्ट तो हम लगा नहीं रहे, रेजिस्टेंस इफेक्ट जीरो मान रहे हैं। तो रेजिस्टेंस बोल नहीं सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस बोलते हैं हमारे मन में फीलिंग आती है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी करंट का अपोज तो हो रहा है ना। कैसे? बैक ईएमएफ इंड्यूस होती है। जैसे आपने V + V0 sin ओमेगा t लगाया तो इंड्यूस्ड में क्या कर रहा है? करंट को बढ़ने से रोक तो रहा है हमारे बच्चों। तो इसीलिए करंट फ्लो का जो ऑब्स्ट्रक्शन है इंडक्टिव सर्किट में, दैट इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। या इंडक्टिव प्रॉपर्टी के कारण एसी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद आयंस। रिमेंबर, this obstruction is not due to the collision of electron with ions. This obstruction is due to the self inductance property, back EMF. I think here obstruction in the current in pure inductor circuit due to the self-inductance phenomena, ब्रेक इट डाउन लिख सकते हैं बैक ईएमएफ, क्योंकि ये बैक ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस से प्रोड्यूस होता है।
that is called as the inductive reactance. क्या बोलते हैं इसको? This is called as the inductive reactance. So this inductive reactance is XL equals to omega L. कैसा है ये फॉर्मूला? अपन ने I नॉट इसको माना था V नॉट अपॉन ओमेगा L. यहाँ से V नॉट अपॉन I नॉट क्या हो जाएगा? ओमेगा L. यस ये वोल्टेज और करंट मैंने बताया था, भले ही हमें उसको फॉलो नहीं हो रहा हो, लेकिन VI का रेशियो तो हमेशा क्या होता है? रेजिस्टिव इफेक्ट ही होता है। हाँ, हार्दिक सियाड़ा बोल रहे हैं ऑपोजिट ऑफर्ड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस, लेकिन हार्दिक सियाड़ा में यही कह रहा हूं बेटा, रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अपन इंडक्टर वाली बात, जो इंडक्टर सर्किट है ना, एल सर्किट, उसके अंदर में रेजिस्टेंस वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पे भी उसको रेजिस्टेंस और अजुमान, मैंने बोला रेजिस्टेंस ही है, लेकिन रेजिस्टेंस वर्ड अपन नहीं लिखते हैं, ये एक तरह का है रेजिस्टेंस, लेकिन इस रेजिस्टेंस के कॉज होने का, जो कॉज है प्रोड्यूस होने का, वो अलग है। वो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं आयन से जो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं, उसका कॉज है सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसलिए यहाँ पे ये है रेजिस्टेंस ही, ये है रेजिस्टेंस ही, लेकिन इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या? रिएक्टेंस। मतलब ये काम वही कर रहा है करंट को अपोज करने का, लेकिन नाम क्या रहेगा इसका? रिएक्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, अंडरस्टूड दैट its function will be to oppose the current in inductor circuit, but its name will be reactance, inductive reactance, not resistance. So this VI ratio is called as the omega L, and this is called as the XL equals to omega L. XL is the symbol of inductive reactance. इंडक्टिव रिएक्टेंस को अपन क्या शो करते हैं? XL से शो करते हैं। इसका सिंबल, ये जनरल सिंबल है, किसी बुक में आप पढ़ लेंगे, किसी बुक में आप देखेंगे तो इसका सिंबल आपको क्या मिलेगा? XL ही मिलेगा। किसी बुक में आप देख लेंगे तो इसका सिंबल क्या मिलेगा आपको? XL ही मिलेगा। तो नाउ वी कैन से दैट दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा if L is constant and it is proportional to inductance if omega is constant। यानी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का सोर्स आपने लगा रखा है, तो जितना ज्यादा L होगा उतना ही ज्यादा XL होगा। अब L कैसे ज्यादा हो सकता है? तो L के लिए क्या करेंगे? और L ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? XL ज्यादा हो गया, और XL ज्यादा होने का मतलब करंट कम हो गई, क्योंकि करंट का अपोज कर रहा है बच्चों। और L कांस्टेंट रख के ओमेगा को इंक्रीज कर दे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का 60 हर्ट्ज कर दे। व्हाट रिटर्न आफ्टर इंडक्टर circuit, inductor circuit due to self inductance, this is called circuit. Obstruction in the current is pure inductor circuit, common meaning is called circuit due to self inductance phenomena, particularly the back EMF is called as inductive reactance. Formula XL equals to omega L. Okay, very good. तो समझ में आया कि जितना ज्यादा ओमेगा और L होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और सेल्फ इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। So this is X and this is Y and sorry no this is we can say omega और this is XL। इसका फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया है हमने, L को कांस्टेंट बनाया है। कांस्टेंट इंडक्टेंस के लिए if frequency will increase then L will linearly change with omega। XL will linearly change with omega, यानी ओमेगा के साथ उसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड विद ओमेगा। ओमेगा डबल हो जाएगा तो एक्सएल भी डबल हो जाएगा। L इज कांस्टेंट, ये मैंने क्या लिखा है पे? दिस इज आया रिटर्न कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन इसका क्या बनाते हैं? फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम वही तरीका, सबसे पहले ये देखो वोल्टेज में कितना है बनाया? V नॉट sin ओमेगा t, और करंट ने कितना बनाया उसी टाइम पे? I नॉट sin ओमेगा t माइनस 5/2। देखो फेज एंगल का कंपेयर करते टाइम पे ये भी कंफर्म कर लेना चाहिए कि दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से sin sin या cos cos होना चाहिए। अब यहाँ पे sin लिखा हुआ, यहाँ पे cos लिखा हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि फेज डिफरेंस 0 है या फेज एंगल सेम है। फेज एंगल सेम है अलग है, इसके लिए देखना पड़ेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन है, तो दोनों में साइन होना चाहिए, दोनों में cos होना चाहिए, तब हम बात करते हैं। इसलिए मैंने क्या करा, माइनस cos ओमेगा t टाइम में कन्वर्ट कर लिया, साइन में कन्वर्ट कर लिया, वरना मैं बच्चों कंफ्यूजन हो जाता उसमें। तो यहां भी साइन हो गया, यहां भी साइन हो गया, तो ये ओमेगा t माइनस cos एंगल बनाता है। तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। नाउ दिस इज सपोज वोल्टेज मेक्स
दिस इज पीक वैल्यू। सपोज वोल्टेज मेक्स ओमेगा टी एंगल, तो उसी टाइम पे इसको कितना बनाना, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसका एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ बना दे, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया, ओमेगा नेगेटिव में क्या हो गया, ये पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो नेगेटिव में पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 तो हो गया, देखा जाए तो। और ये हमारा क्या हो गया, करंट की वैल्यू हो गई, दिस इज आई नोट। अब माइनस आने की जरूरत है, क्या नेगेटिव में बन रहा है, दिस इज आई नोट। तो ये तो देखो ये आपका क्या हो गया, इनके बीच में फेज डिफरेंस डेवलप हो गया। दिस इज करंट, दिस इज, और ये एंगल कितना बन रहा है, नेगेटिव ऑफ, भाई टोटल 90, ये 90 है यहां से, देखो ये पूरा 90 है, ये मैंने 90 बताया ऐसे, ये पूरा, ये इतना ओमेगा टी रिमेनिंग क्या बचा है। वैसे तो बोलेंगे 90 माइनस ओमेगा टी तो नेगेटिव तो आएगा ना, कोई एंगल ऐसे बन रहा है तो आप क्या लिखते हो, माइनस थीटा लिखते हो। नेगेटिव में क्या बन रहा है, ये पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, तो सीधा करेंगे तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ गया। ठीक है, इज दिस फेजर डायग्राम इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, ये इसका, यस, क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव, वेरी गुड, यस। तो हमने क्लॉकवाइज कर लिया है, देखो ये नीचे तो जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसका वीआई ग्राफ बना देंगे। वीआई ग्राफ कैसे बनाएंगे बताइए, इसका वीआई ग्राफ कैसे बनेगा, आप लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, यस। तो ये हमारा क्या हो गया, v नॉट, दिस इज माइनस v नॉट, ये आपका, ये देखो अब इसमें क्या होगा, ये जब मैक्सिमम होगा तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो वो मैक्सिमम होगा, फिर ये नेगेटिव मैक्सिमम तो ये जीरो होगा, और ये जब जीरो होगा तो ये नेगेटिव मैक्सिमम होगा। तो बस ये आपका ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ये आपका क्या बन गया, आई नॉट। ठीक है, जब ये जीरो है तो ये मैक्सिमम, माइनस, और ये माइनस कौन सा आ रहा था ना, नेगेटिव आ रहा था, तो ये आपका नेगेटिव। दिस इज द वीआई ग्राफ। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, v इक्वल्स टू हमने लिखा था v नॉट sin ओमेगा t, और i को हमने लिखा था माइनस i नॉट cos ओमेगा t। अब आप t इक्वल्स टू 0 रख दो, तो t इक्वल्स टू 0 पे sin 0 0 तो 0 ही है, वोल्टेज तो क्या आपका 0 ही है, लेकिन t इक्वल्स टू 0 पे तो 1 हो जाएगा, तो माइनस i नॉट, इस तरह से फिर करके देख लो। तो जब ये मिनिमम होती है तो वोल्टेज आपकी मैक्सिमम। दिस इज द वीआई ग्राफ, दिस इज फेजर डायग्राम, दिस इज वीआई ग्राफ। ये हर सर्किट में बनाना है, इन एवरी सर्किट वी ड्रॉ दिस। तो बच्चों समझ में आ गया सबको, बताइए इसको डाउट हो तो। नाउ आपकी मैथ्स की क्लास का टाइम होने वाला है, तो आई विल कंक्लूड माय क्लास नाउ। इफ यू आर राइटिंग देन यू कैन राइट फ्रॉम द बोर्ड। ठीक है, 37 दिखा रहा है, 37 में स्टूडेंट्स कितने हैं, पीपल, अच्छा 37 में, लास्ट में 37 बच्चे आ गए हैं। अमर 37 मतलब बच्चे कितने, 3 और 3 6 बच्चे नहीं आए, बस केवल 6 बच्चों में से एक आंचल हो गई। अच्छा मैं देखो एब्सेंट ही बोलता हूँ आज के, कहीं गलत तो नहीं बोल दूंगा, क्योंकि फिर फोन करेंगे तो गलत फोन नहीं चला जाए किसी बच्चे के। देखो एक तो आंचल नहीं है आज, एक आंचल नहीं है, आकृति नहीं है ना, और फिर मेरे को नाम याद नहीं है, नंबर से बता देता हूँ। 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं हुआ, 13 ठीक है ना, 13 नहीं था क्लास में आज शुरू से, 21, 22, 23 भी नहीं था, 23 भी नहीं थे, 23, 24 आ गया था, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, और ये 31 भी नहीं थी। प्रतिभा के बाद कौन आता है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। तो ये बच्चे नहीं थे, 6 बच्चे, 26 बच्चे नहीं थे, बस बाकी सब बच्चे थे। बहुत अच्छी बात है बच्चों, समझ में आया आज की क्लास? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, और इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें तो आना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। अभी आप अभी जो क्लासेस सेक्शन वाइज हो गई है, तो अभी जो है, तो बच्चों इसको रिवाइज करना। किसी को बोर्ड से उतार तो नहीं रहा है? इज एनीबॉडी राइटिंग फ्रॉम द बोर्ड? इज एनीबॉडी राइटिंग फ्रॉम द बोर्ड? नो, डन, ऑल हैव डन। तो नाउ आई कैन स्टॉप द, नाउ आई कैन कंक्लूड द क्लास। सो ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
मैं इसी के साथ आपसे